वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। आप सभी ने बीकॉम एंट्रेंस दिया होगा। आप में से कुछ लोगों ने बीकॉम एंट्रेंस को क्वालिफाई करके यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया होगा, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं होगा, जिनका नंबर कट ऑफ मार्क्स से कम होगा, जिसकी वजह से उन्हें अनफॉर्चुनेटली किसी प्राइवेट कॉलेज में या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा होगा। कोई इशू नहीं है, आप चाहे किसी कॉलेज में हो या फिर यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में हो, अब बीकॉम की पढ़ाई दोनों के लिए बराबर है। बस अंतर ये होता है कि कॉलेजेस की फीस ज़्यादा होती है और यूनिवर्सिटी की फीस कम होती है। यूनिवर्सिटी में थोड़ी फैसिलिटी ज़्यादा होती है, कॉलेज में थोड़ी फैसिलिटी कम होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन जो मिला सही मिला। ठीक है, जो मिला उससे खुश रहिए। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आते हो तो आपके लिए हो जाती है उस सेमेस्टर का सिलेबस जानना। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें स्टूडेंट्स, तो बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स। मतलब ये टोटल 8 सब्जेक्ट हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी यूनिवर्सिटी में 8 सब्जेक्ट होंगे। आप देख सकते हो आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है। ठीक है, लेकिन जो भी सिलेबस आपका होगा उसमें से काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे गए होंगे। काफ़ी सारे के सारे सब्जेक्ट जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं वो सब के सब यहाँ पे लिखे गए हैं। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज में है और यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं किया गया उसको, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उस सब्जेक्ट को भी हम कवर करेंगे। तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं जो आपको बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग सब्जेक्ट होता है। कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस कम्युनिकेशन, बस यही 3 सब्जेक्ट है। कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट है। कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब्जेक्ट है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग अलग है। नाउ यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है। अच्छा सर, हमारी यूनिवर्सिटी या हमारे कॉलेज का सिलेबस हमें कैसे पता चलेगा? पहली चीज़ तो आप जब क्लास करने जाओगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी चीज़, जब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी सिलेबस का ऑप्शन होता है, वहाँ से भी आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो सब्जेक्ट आपने बताया उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपके टोटल 4 यूनिट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले यूनिट में आपको पढ़ाया जाता है बिजनेस के बारे में कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, बिजनेस के डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस के बारे में आप पढ़ते हो, बिजनेस एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है आप ये जानते हो, बिजनेस एक्टिविटीज़ का मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे इवॉल्व हुआ। इसके साथ साथ आप पढ़ते हो कि कॉमर्स, बिजनेस और प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। फिर मॉडर्न बिजनेस क्या है, आज का जो बिजनेस है, आज का जो आधुनिक बिजनेस है उसमें उसकी क्या विशेषताएं हैं, पहले के जो बिजनेस थे उसमें क्या कमियां थी। सेकेंड यूनिट में आप पढ़ते हो कि बिजनेस का प्रमोशन कैसे किया जाता है। सेकेंड यूनिट में आप पढ़ते हो कि एक नए बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से कंसीडरेशंस को आपके ध्यान में रखना पड़ता है। साथ ही साथ आप पढ़ते हो कि बिजनेस के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आपने क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। वैसे ही यहाँ पे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप पढ़ोगे। जो भी फॉर्म्स आपको पढ़ाए जाएंगे उसके मेरिट्स, फीचर्स, एडवांटेजेस सब आप पढ़ोगे। यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में आप पढ़ोगे प्लांट लोकेशन। व्हाट इज प्लांट लोकेशन? जब भी आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस करने के लिए आपको एक जगह चुननी पड़ती है कि किस जगह पे आप बिजनेस करोगे। तो प्लांट लोकेशन में आप ये समझते हो कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा प्लेस, कौन सा लोकेशन सुटेबल होगा। क्योंकि मान लो अगर हमें सामान गोरखपुर में बेचना है तो हम क्या उसको उसकी फैक्ट्री देवरिया में तो लगाएंगे नहीं ना, हम तो गोरखपुर के आसपास ही लगाएंगे ताकि प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट हो, मतलब मार्केट में सामान ले जाना हमारे लिए आसान हो। अदरवाइज अगर हम बहुत दूर फैक्ट्री लगा देंगे और गोरखपुर में लाकर सामान बेचेंगे तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको बताता है प्लांट लोकेशन कि आपको अपना बिजनेस कहाँ सेटअप करना चाहिए, आपके बिजनेस के लिए कौन सा लोकेशन सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। बिजनेस प्लांट लोकेशन में आप क्या पढ़ोगे? प्लांट लोकेशन में आप पढ़ोगे प्लांट लोकेशन क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों प्लांट लोकेशन के बारे में स्टडी करना हमारे लिए जरूरी है, प्लांट लोकेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, प्लांट लेआउट क्या होता है, प्लांट लेआउट का मीनिंग क्या है, प्लांट लेआउट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है,
साथ ही साथ आप पढ़ोगे कि प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब आपके प्लांट के अंदर का जो डिजाइन है कि कौन सा ऑफिस आप कहाँ रखोगे, कौन मटेरियल आप कहाँ रखोगे, जो आपके बिजनेस के टूल्स इक्विपमेंट्स है वो आप कहाँ रखोगे, मशीनरी आप कहाँ रखोगे, इसको लेके कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए, उसके बारे में भी आप पढ़ोगे। जैसे आपका घर होता है ना, तो देखो सबसे पहले तो अगर आपको घर बनवाना होता है तो पहले आप लोकेशन फाइनल करते हो कि घर कहाँ बनवाए, किस जमीन में बनवाए, गांव में बनवाए कि शहर में बनवाए। एक बार आपने फाइनल कर लिया कि चलो गांव में नहीं शहर में ही घर बनवाना है, और आपने जमीन देख ली, तो आप देखते हो कि जमीन की दूरी मेन सिटी से कितनी है, जहाँ पे आप घर बनवाने वाले हो उस जमीन की दूरी मेन सिटी से कितनी है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही जब आप अपना प्लांट स्टैब्लिश करते हो, जब अपना बिजनेस स्टैब्लिश करते हो, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हो, जैसे आप घर बनाते समय ध्यान रखते हो। सेकेंड चीज़, जब आप घर बना लेते हो तो घर बनने के बाद आप अंदर ध्यान रखते हो कि कौन सा रूम कहाँ रहेगा, कौन से रूम में कौन सा सामान रहेगा, ठीक है, वॉशरूम कहाँ रहेगा, किचन कहाँ रहेगा, डाइनिंग हॉल कहाँ रहेगा, फिर स्टोर रूम कहाँ रहेगा, गेस्ट रूम कहाँ रहेगा, ये सब कुछ आप डिसाइड करते हो ना, घर का इंटरनल स्ट्रक्चर। वैसे ही प्लांट का लोकेशन डिसाइड करने के बाद प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर आप डिसाइड करते हो कि हमारे फैक्ट्री के अंदर कौन सी चीज कहाँ रहेगी। इसी को हम टेक्निकली प्लांट लेआउट कहते हैं। समझ में आ रहा है? उसके प्रिंसिपल्स के बारे में आप पढ़ोगे यहाँ पे। साथ ही साथ आप पढ़ोगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे प्लांट लेआउट को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग लेआउट, साइज ऑफ बिजनेस। फिर आप पढ़ोगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज, बिजनेस का साइज, अलग अलग साइज के बिजनेस होते हैं, कुछ स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, कुछ मीडियम साइज के बिजनेसेस होते हैं, कुछ माइक्रो साइज के बिजनेसेस होते हैं। तो बिजनेसेस का क्लासिफिकेशन साइज वाइज कैसे किया जाता है ये भी आप पढ़ोगे। यूनिट 4 की बात करें तो यहाँ पे आप पढ़ोगे बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में। बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? जब दो बिजनेस आपस में कॉम्बाइन होकर साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं तो कैसे बिजनेस को रन किया जाता है। ये बिजनेस कॉम्बिनेशन के कौन कौन से तरीके होते हैं, दो बिजनेस कैसे साथ में जुड़ के काम कर सकते हैं, ज्वाइंट वेंचर कैसे हो सकता है, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है, वर्टिकल कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है, वर्टिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये सब कुछ आप बिजनेस कॉम्बिनेशन के टॉपिक में। बिजनेस कॉम्बिनेशन का सीधा सा मतलब इतना है कि आप अगर अकेले बिजनेस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं भाई मुझे अपने बिजनेस को किसी और के साथ कंबाइन करके करना है, तो वो बिजनेस कॉम्बिनेशन किस तरीके से आप कर सकते हो, कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये आप यहाँ पे यूनिट 4 के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, चलो। तो पहला सब्जेक्ट हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का था हमने उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई होप आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, व्यवसायिक सांख्यिकी। व्हाट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स? अपने क्लास 11th में इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा। इसमें आपको पढ़ाया गया होगा मीन के बारे में, मीडियन के बारे में, मोड के बारे में, कोरिलेशन के बारे में। इसके अलावा आपको पढ़ाया गया होगा डेविएशन के बारे में, क्वार्टाइल के बारे में, रेंज के बारे में। तो जो टॉपिक्स आपने एग्जैक्टली क्लास 11th में पढ़े थे स्टैटिस्टिक्स, वही टॉपिक कॉपी पेस्ट यहाँ पे आपके क्लास 12th में स्टैटिस्टिक्स, सॉरी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स के हैं। मतलब कोई चेंज ही नहीं है, एग्जैक्टली सेम टॉपिक, बट यहाँ पे डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। यू हैव टू बी केयरफुल। ये नहीं कि भाई चलो स्टैटिस्टिक्स वही है ना 11th वाला, पढ़ लिया था हमने एक बार, अब दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत है। इस माइंडसेट से काम नहीं चलेगा, आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा गहराई के साथ डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। चलो, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है सर? सबसे पहले आप पढ़ोगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स के कौन से इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या लिमिटेशंस होते हैं, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, सेंसस और सैम्पलिंग मेथड के बारे में पढ़ोगे, डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, डेटा को कैसे एडिट किया जाता है, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, स्टैटिस्टिकल सीरीज किसे कहते हैं, डेटा को कैसे टेबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाता है। आप यूनिट 1 में ये सारे टॉपिक्स पढ़ोगे। इसके साथ साथ आप डेटा का डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन कैसे होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये भी आप सीखोगे। यूनिट 2 में जब आप आओगे तो यहाँ पे आपकी न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। यूनिट 1 में बस आप थियरी पढ़ोगे, यूनिट 1 में कोई न्यूमेरिकल टॉपिक नहीं है। लेकिन यूनिट 2 में जैसे ही आप प्रवेश करोगे तो आप पढ़ोगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, यानी आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे मीन के बारे में, मीडियन के बारे में और मोड के बारे में। जियोमेट्रिक मीन किसे कहते हैं, हार्मोनिक मीन किसे कहते हैं, डिस्पर्सन क्या होता है, रेंज क्या होता है, क्वार्टाइल क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन किसे कहते हैं, मीन डेविएशन किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है,
ये सारे टॉपिक्स आप यूनिट 2 के अंदर पढ़ोगे। देखो ये आप टॉपिक के बारे में पढ़ोगे भी और इनको कैलकुलेट करना भी सीखोगे। मतलब ये नहीं पढ़ोगे केवल कि मीन क्या होता है, आप मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, अलग अलग मेथड से मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारे टॉपिक्स भी आप यहाँ पे पढ़ोगे। यूनिट 3 की बात करें तो आप यहाँ पे पढ़ोगे कोरिलेशन के बारे में, सह संबंध जिसको हिंदी में कहते हैं। कोरिलेशन में आप क्या पढ़ोगे, कोरिलेशन क्या होता है, सबसे पहले कोरिलेशन को कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है, टाइप्स कितने होते हैं कोरिलेशन के, डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, स्कैटर डायग्राम मेथड पढ़ोगे आप, फिर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड आप पढ़ोगे, फिर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन आप मेथड पढ़ोगे, फिर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मतलब ये सारे मेथड्स हैं कोरिलेशन फाइंड करने के, जिसको आप पढ़ने वाले हो और जिसपे बेस्ड आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हो। समझ में आ रही है बात? तो स्टैटिस्टिक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ थियरी एंड न्यूमेरिकल बोथ। तो स्टैटिस्टिक्स में केवल आपको न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है या केवल आपको थियरी नहीं पढ़ना है, आपको दोनों को ही पढ़ना होगा। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर स्टैटिस्टिक्स है, मैथ के जैसा सब्जेक्ट है, तो इसमें केवल न्यूमेरिकल पढ़ के काम नहीं चल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, आपको इसमें न्यूमेरिकल भी पढ़ना होगा और साथ ही साथ आपको थियरी भी पढ़ना होगा। तो देखो ये नॉर्मल मैथ्स नहीं है, इज नॉट मैथ्स कि आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जा रहे हो, आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होता जाएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कंसेप्ट समझना होगा। जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे, फिर आप क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाओगे, तो लगाओगे कैसे? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टैटिस्टिक्स कि आप थियरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो। पहले थियरी को स्ट्रांग करो, जब एक बार आपकी थियरी स्ट्रांग हो जाएगी, आपके फॉर्मूलेज स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर आपके लिए न्यूमेरिकल लगाना काफ़ी ईजी टास्क होगा। यूनिट 4 की बात करते हैं, इसमें आप पढ़ोगे इंडेक्स नंबर के बारे में। इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, इंडेक्स नंबर किसे कहते हैं, इंडेक्स नंबर के कितने टाइप्स होते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं, प्राइज इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर क्या होता है, चेन बेस इंडेक्स नंबर क्या होता है, आइडियल इंडेक्स नंबर किसे कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, टाइम एंड फैक्टर एनालिसिस। ये सारे टॉपिक्स हैं, जब आप पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि यूनिट 4 में आप इंडेक्स नंबर का पूरा पोस्टमार्टम करोगे। इंडेक्स नंबर क्या होता है, इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, अलग अलग मेथड से इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारे टॉपिक्स आप यूनिट 4 में पढ़ने वाले। ठीक है, चलो अब आते हैं हम बिजनेस कम्युनिकेशन पे। बिजनेस कम्युनिकेशन ऑलरेडी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको आपने क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज में पढ़ रखा है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज में बिजनेस कम्युनिकेशन जैसा कोई सब्जेक्ट तो था नहीं, आप कैसे कह रहे हो कि पढ़ चुके हो? क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज में डायरेक्टिंग नाम का चैप्टर था, अगर आपको याद हो तो। बिजनेस स्टडीज के 2 पार्ट में बुक थे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 मैनेजमेंट का था, जिसमें मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। उसमें से जो डायरेक्टिंग वाला आपका चैप्टर था, उसी के अंदर आपने एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग का एक टॉपिक पढ़ा होगा। उसी एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में एक कम्युनिकेशन भी एलिमेंट हुआ करता था, और कम्युनिकेशन को काफ़ी इन डेप्थ इन डिटेल पढ़ाया जाता है क्लास 12। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा। तो बिजनेस कम्युनिकेशन ऑलरेडी आप देख चुके हो, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो यहाँ पे ऐड होंगी, लेकिन हाँ मैं बोल रहा हूँ कि सिलेबस में थोड़ा बहुत एडिशन होगा, बट डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे बढ़ जाएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो उतने आसान नहीं होंगे जितने कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते होंगे। ठीक है, यहाँ पे डिफिकल्टी क्वेश्चन लेवल जो क्वेश्चंस की वो बढ़ जाएगी। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको सिलेबस तो पढ़ना ही है, सिलेबस के साथ साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जो एग्जाम में आए तो हम उसको हैंडल कर पाए। चलो, तो बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या पढ़ोगे बेटा? बिजनेस कम्युनिकेशन में आप पढ़ोगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में आप पढ़ोगे, कम्युनिकेशन के कौन कौन से बैरियर्स होते हैं आप पढ़ोगे इस बारे में, लिंग्विस्टिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ये सारे टॉपिक्स आप बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ने वाले हो। यूनिट 2 में आप पढ़ोगे नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन के 2 तरीके होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब वो कम्युनिकेशन जो शब्दों के माध्यम से होता है, जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है। वो कम्युनिकेशन जो बोल के या लिख के होता है, जहाँ पे अक्षर आते हैं, जहाँ पे शब्द आते हैं मौखिक रूप में या लिखित रूप में, उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? वो कम्युनिकेशन जो इशारों से होता है, जेस्चर्स से होता है, आपके हैंड मूवमेंट से, आपके बॉडी मूवमेंट से होता है, इसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी पावरफुल। कभी कभी आपकी
बात एक इंसान तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन आपके इशारे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा लाइफ में कि आप किसी को बार बार समझा रहे हो, वो नहीं समझ पा रहा है, लेकिन आपने एक दो बार उसे इग्नोर किया, तो ऐसा फील करा है कि यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, अपने इशारों से, अपने हाव भाव से, तो फिर वो इंसान लाइन पे आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी पावरफुल टूल। बिना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पूरा वर्बल कम्युनिकेशन अधूरा है। अगर मैं ऐसे रोबोट की तरह यहाँ पे खड़ा होकर आपको पढ़ाने लगूँ तो यू वॉन्ट गेट इंटरेस्ट, लेकिन वही मैं अपना हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ, अपने फेशियल जेस्चर्स को चेंज कर रहा हूँ, तो यू आर गेटिंग इंटरेस्टेड। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। केवल वर्बल कम्युनिकेशन अपने आप में पर्याप्त नहीं है और केवल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन कम्युनिकेशन को बेस्ट बनाता है, कम्युनिकेशन को सुटेबल बनाता है, कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंडेबल बनाता है। ठीक है, चलो। फिर आप पढ़ोगे बिजनेस लैंग्वेज के बारे में, बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में, अलग अलग रिपोर्ट्स के बारे में, कैसे आप ईमेल लिखना चाहिए आपको, कैसे रिपोर्ट्स लिखने चाहिए, कितने प्रकार के रिपोर्ट्स होते हैं, रिपोर्ट राइटिंग यूनिट 4 में बहुत डिटेल में आप पढ़ोगे। ठीक है? तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप बिजनेस कम्युनिकेशन में अलग अलग यूनिट में पढ़ने वाले। आगे बढ़ते हैं, अगला सब्जेक्ट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? अरे भाई वही अकाउंटिंग जो आपने क्लास 11 के अकाउंट्स में पढ़ा है, वही है। काफी सारा तो वही है, लेकिन कुछ चेंज भी हुआ है भाई, या तो 12th वाला भी घुस गया है। चलो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे आप पहले से रूबरू हो। क्लास 11th में आपने अकाउंटिंग पढ़ी, बेसिक अकाउंटिंग, जिसमें आपको अकाउंटिंग के रूल्स सिखाए गए, आपको अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स के बारे में आपको बताया गया, साथ ही साथ आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताया गया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बताया गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताया गया। मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो भी अकाउंट्स की होती है वो सब आपको क्लास 11th में दी गई। वही क्लास 11th की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के यूनिट 1 में आपको देखने को मिलेगी। देखो क्या है, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग, डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग आप पहले से जानते हो, रट के आए हो। कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, अकाउंटिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। कॉमर्स वाले बच्चे समझ रहे होंगे, नॉन कॉमर्स वाले कह रहे होंगे सर जी क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ बुझा नहीं रहा है। आपको भी समझ में आएगा, आपको उसके लिए बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, बस आप ऑनलाइन इस सिलेबस डिस्कशन के वीडियो को देख लोगे और सोच लोगे सारी बात आपको समझ में आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। चलो, फिर आप पढ़े होगे इसके बारे में भी, कैपिटल आइटम, रेवेन्यू आइटम, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ये सारे टॉपिक्स आप यूनिट 1 में पढ़ते हो। यूनिट 2 की बात करें तो यहाँ पे पार्टनरशिप अकाउंट्स, एडवांस प्रॉब्लम्स, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब जो आपके क्लास 12 की अकाउंटिंग का पार्टनरशिप वाला चैप्टर था, वो आप यूनिट 2 में पढ़ते हो। यूनिट 3 में आप पढ़ते हो हायर परचेज सिस्टम, रॉयल्टी अकाउंट्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड हायर वेंडर। मतलब यहाँ पे आप यूनिट 3 में एक नया टॉपिक पढ़ते हो जिसके जिसके बारे में आपने इससे पहले कभी सुना ही नहीं था। हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, कैसे इसकी अकाउंटिंग की जाती है, हायर वेंडर किसे कहते हैं, हायर परचेजर किसे कहते हैं। कभी सुना है हायर परचेज किसी ने? अगर सुना हो तो भाई कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो, तो ये आपका हायर परचेज सिस्टम है। मतलब इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा, आप बैच में आओगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ पाएगा, क्योंकि सिलेबस डिस्कशन का वीडियो है, इसमें हम टॉपिक डिस्कस नहीं कर सकते। मैं रोक रहा हूँ अपने आप को काफ़ी। यूनिट 4 है स्पेशल अकाउंटिंग में, स्पेशल अकाउंटिंग। स्पेशल अकाउंटिंग क्या होती है, इंसॉल्वेंसी के सर्कमस्टेंस में कैसे अकाउंटिंग की जाती है, प्रोसीजर क्या होता है किसी किसी बिजनेस को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने का, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, डेफिशिएंसी अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे आप पढ़ोगे स्पेशल अकाउंटिंग के बारे में, इंसॉल्वेंसी की अकाउंटिंग कैसे होती है, ब्रांच अकाउंटिंग कैसे होती है, किसी बिजनेस को इंसॉल्वेंट कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं इंसॉल्वेंसी फाइंड करने के। तो ये सारे टॉपिक्स आप यूनिट 4 में पढ़ने वाले। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो इसमें आप क्लास 11 के अकाउंट्स भी पढ़ोगे, इसमें आप क्लास 12 के अकाउंट्स के भी एक चैप्टर पढ़ोगे, साथ ही साथ आप यूनिट 3 और यूनिट 4 में अकाउंटिंग के नए टॉपिक्स को भी पढ़ने। बात करते हैं यूनिट सॉरी सब्जेक्ट नंबर 5 आई थिंक, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। सब्जेक्ट नंबर 5 है, 6 माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगेन एक ऐसा सब्जेक्ट जो आप पहले से क्लास 11th में पढ़ चुके हैं।
क्लास 11th में या कुछ बोर्ड में क्लास 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है। आई थिंक सीबीएसई बोर्ड में क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, और वहीं सॉरी सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12th में होता है, एक क्लास 11th में होता है, और यूपी बोर्ड में क्लास 12th में। ठीक है, यूपी बोर्ड में क्लास 12th में माइक्रो मैक्रो होता है, एंड सीबीएसई बोर्ड में जो क्लास 11th में माइक्रो और इंडियन इकोनॉमी। समझ में आ रही है बात आपको? तो ऐसे ही आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हो। क्लास 12th में जो आपने पढ़ा था या 11th में जो आपने पढ़ा था, सेम वही सब्जेक्ट कॉपी पेस्ट एग्जैक्टली आप पढ़ने वाले हो। वो बच्चे जो कॉमर्स से नहीं है, जिन्होंने क्लास 11th में, क्लास 12th में कोई और स्ट्रीम लिया था, ह्यूमैनिटीज़ लिया था, मैथ्स लिया था या बायोलॉजी लिया था, उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल होगा इस चीज़ को पढ़ना। लेकिन फिर भी हम बैच में इस बात को अश्योर करते हैं कि आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से आते हो, डजेंट मैटर फॉर अस, हम हर एक बच्चे को संतुष्ट करने का भरपूर प्रयास करते हैं, और बच्चे संतुष्ट हो भी जाते हैं। कि देखो, हमारा जो लेक्चर होता है वो थियोरेटिकल कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। हम जो एग्जाम्पल्स देते हैं वो सीधे आप उसको कनेक्ट कर पाते हैं अपने रियल लाइफ से, तो चीज़ें आसान होती हैं समझना। चलो, तो इसमें क्या पढ़ने वाला हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में? भाई, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स के अलग अलग डिफिनीशन, वेल्थ डिफिनीशन, वेलफेयर डिफिनीशन, स्कैर्सिटी डिफिनीशन, ग्रोथ डिफिनीशन, ये सारे टॉपिक्स पढ़ोगे। फिर सेकंड यूनिट में आप पढ़ोगे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, वही मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, याद आ रहा है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो मतलब यहाँ पे आप कंज्यूमर के बिहेवियर का अध्ययन करोगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आता है, कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब डिराइव करता है, ये सब टॉपिक आप पढ़ोगे। यूनिट 3 में आप प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ोगे, प्रोड्यूसर का बिहेवियर, प्रोड्यूसर कब सामान ज़्यादा बेचना चाहता है, प्रोड्यूसर को सप्लाई कैसे प्रोड्यूसर बढ़ाता है, कब बढ़ाता है। साथ ही साथ आप पढ़ोगे कि लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होता है, शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे, मार्केट का इक्विलिब्रियम क्या होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम में कब आता है। फिर आप फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ोगे, जैसे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली। फिर आप पढ़ोगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है मोनोपोली के अंदर। मतलब ये सारे टॉपिक्स जो आपने क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, वही टॉपिक्स आप यहाँ पे पढ़ने वाले। यूनिट 4 में आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ा सा नया होता है आपके लिए, ये आपने नहीं पढ़ा होता है कहीं भी। इसमें आप जो भी टॉपिक्स पढ़ोगे वो बिल्कुल आपके लिए नया होने वाला है। बट यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, ट्रस्ट मी, ये पढ़े पढ़ाए टॉपिक्स है, बट अगेन ये टॉपिक्स यहाँ पे डेप्थ में होंगे, और साथ ही साथ इससे बनने वाले क्वेश्चंस एग्जाम में डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट के बारे में। ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, पूरा का पूरा पढ़ रखा है आपने क्लास 12th में। बिजनेस स्टडीज का पहला पार्ट, इसकी शुरुआत होती है पहले चैप्टर से, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आता है बिजनेस इन्वायरमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बस वही है पूरा, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट। समझ में आ रहा है? बट अगेन यहाँ पे डेप्थ में होगा, और इससे बनने वाले क्वेश्चंस टेक्निकल होंगे, डिफिकल्ट होंगे। तो दैट्स वाई टॉपिक को डेप्थ में पढ़ना जरूरी है। हम लोग बैच में इसीलिए हर एक टॉपिक को डेप्थ में कवर करते हैं, ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया छोड़ दिया। टाइम लगता है 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास में, लेकिन टॉपिक को डेप्थ में पढ़ाया जाता है। और साथ ही साथ हम जब टॉपिक को पढ़ाते हैं तो संभावनाएं भी बताते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं एग्जाम में। चलो, तो ये बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हो इसमें क्या क्या पढ़ने वाला। चलो फिर भी बता देता हूँ। आप मैनेजमेंट क्या होता है ये पढ़ोगे, प्लानिंग किसे कहते हैं, स्टाफिंग किसे कहते हैं, कंट्रोलिंग कैसे की जाती है, ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ने। इसके बाद कुछ यूनिवर्सिटी में यही इसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट नाम का टॉपिक बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से आता है। तो चाहे इसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट का हो या बिजनेस मैनेजमेंट का हो, सिलेबस लगभग सेम ही होता है, सिलेबस में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। वही टॉपिक जो आपने इसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे वही बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाए जाते हैं, थोड़ा बहुत 5-10% का डिफरेंस। फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे देखा ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, हाँ, तो यहाँ पे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स देखा, एग्जैक्टली 90 to 95% सिलेबस माइक्रो इकोनॉमिक्स का और बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये था आपका पूरा सिलेबस जो हमने बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको बताया। अब हम आपको बता देते हैं कि भाई बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए आपके पास है सारथी बैच, जो पिछले 5 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की सेमेस्टर में हेल्प कर रहा है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट हमारे द्वारा बताए गए सब्जेक्ट से मिलते हैं
तो डेफिनेटली ये सारथी बैच आपके लिए है। अभी इस बैच की कीमत मात्र 699 रुपये है, लेकिन इसकी कीमत कभी भी बढ़ सकती है। तो इट विल बी बेटर फॉर यू कि आप अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप अभी ज्वाइन करोगे तो सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, 1-2 दिन में जो क्लासेस नहीं चल रही है वो भी स्टार्ट हो जाएंगी और आपका सिलेबस समय से कंप्लीट हो पाएगा। वहीं अगर आप क्लासेस को लेट में ज्वाइन करोगे तो आप लेक्चर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, बस आपका पैसा वेस्ट होगा। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आप क्लासेस को टाइम से ज्वाइन करिए, लेट मत करिए, क्योंकि लेट करोगे तो नुकसान आपका होगा। आप पैसा पूरा दे रहे हो और बेनिफिट पूरा नहीं ले पा रहे। हालांकि हमारी टीम ने, हम लोगों ने ऐसा प्राइस डिजाइन किया है जिससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लगभग 5 से 6 महीने आपका कोर्स चलता है और 700 रुपये फीस है। 120-115 रुपये के करीब आपका फीस है महीने का। मुझे नहीं लगता कि कोई भी संस्था 100 रुपये में, 115 रुपये में महीने को आपको पढ़ा सकती है। वो यही संस्था है जो आपको पढ़ा रही है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अभी इसको आप 30 डेज में कन्वर्ट कर दो 100 रुपये को, तो हर दिन के हिसाब से कितना रुपया हुआ? कितना रुपया हुआ भाई? तो 20 ही लगा लो, चलो, 3 चौक को 12, 4 रुपया हर दिन का हुआ आपका। मतलब एक दिन की फीस आपकी 4 रुपये, महीने की फीस आपकी 120 रुपये, 6 महीने की फीस आपकी 700 रुपये। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल है। बाद में बच्चे आते हैं कहते हैं सर हम टाइम से बैच नहीं ज्वाइन कर पाए, तो हमें इस बात की तकलीफ होती है, फिर अगले सेमेस्टर में भी वो यही गलती करते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये गलती आप दोहराओ। टाइम से बैच को ज्वाइन करो। बैच में जो लेक्चर्स आ रहे हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, जो रिकॉर्डेड या लाइव लेक्चर्स आ रहे हैं, उनको कंप्लीट करिए। पीडीएफ्स को पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। इंटरेस्ट में बहुत जल्द आप अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है, चलो। इसके साथ साथ एक और सूचना आपके लिए कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स आपकी यूनिवर्सिटी के और साथ ही सारी अपडेट्स आपके बीकॉम के एग्जाम्स के एडमिट कार्ड के वहाँ से मिल जाए। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट सिलेबस डिस्कशन का वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। बहाने मत बनाइएगा कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, क्योंकि जो कहता है ना कि कल कर लेंगे, उसका कल कभी आता नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ।